अस्सलाम स्टूडेंट्स, आज हम शॉक वेव थेरेपी के बारे में पढ़ेंगे। ये एक ऐसी थेरेप्यूटिक टेक्निक है जो कि अब बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। पहले इसको इतना यूज़ नहीं किया जाता था। इन अदर वर्ड्स आई विल से कि ये एक न्यू टेक्निक है जो कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा इस्तेमाल की जाती है। ठीक है, सो हम इसको डिटेल में कवर करेंगे। सबसे पहले आती है कि शॉक वेव थेरेपी होती क्या है। तो बेसिकली ये एक ऐसा मेथड है जिसको हम कहते हैं ये नॉन इन्वेसिव मेथड है। नॉन इन्वेसिव से क्या मुराद है कि ये बॉडी टिश्यूज़ की अदर कैविटीज़ के साथ जो है इंटरफेयर नहीं करता है। जहाँ पर इसको अप्लाई है इसने सिर्फ शार्पली उसी एरिया पर जो है वो वर्क करना होता है। ठीक है, दूसरा ये कि शॉक वेव थेरेपी में हमारे पास कुछ वेव्स होती हैं जिनको हम ऑब्वियसली क्या कहते हैं, शॉक वेव्स कहते हैं। शॉक वेव्स एक्चुअली अकॉस्टिक वेव्स होती हैं, यानी हम जिनको अदर वर्ड्स में कह सकते हैं ये होती हैं साउंड वेव्स। ठीक है, ये साउंड वेव्स ऐसी होती हैं जिनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं जिसके लिए हम इसको शॉक वेव थेरेपी में यूज़ करते हैं। तो शॉक वेव थेरेपी इज़ अ नॉन इन्वेसिव मेथड that uses acoustic sound waves to treat various musculoskeletal conditions। ठीक है, ये हमारे पास इसकी डेफिनेशन होगी। acoustic waves के बारे में मैंने आपको बता दी कि ये क्या होती हैं, साउंड वेव्स होती हैं। अब यहाँ पर शॉक वेव थेरेपी का एक दूसरा नाम होता है ESWT, जिससे मुराद है एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी। यानी इस तरह की थेरेपी होती है, एक्स्ट्रा का मतलब होता है आउटसाइड, ठीक है, कॉर्पोरियल का मतलब होता है बॉडी। मतलब ऐसी थेरेपी होती है जो कि हम एक्सटर्नली बॉडीज़ के इंटरनल टिश्यूज़ को टारगेट करने के लिए अप्लाई करते हैं। ठीक है, उसके बाद हमारे पास आती हैं कि ये जो शॉक वेव्स है, जो कि मैंने आपको बताया था कि इनकी कुछ खास प्रॉपर्टीज़ होती हैं। तो इनकी ऐसी क्या प्रॉपर्टीज़ है जो कि इनको सूटेबल बनाती हैं इस थेरेपी के लिए। सबसे पहले वो कहता है कि ये इनकी प्रॉपर्टी है कि बहुत रैपिडली प्रोपगेट करती हैं, यानी बहुत फास्टर स्पीड पे ट्रैवल करती हैं। ठीक है, पहली इसकी क्या प्रॉपर्टी होगी, ये रैपिडली क्या करती हैं, प्रोपगेट करती हैं, यानी स्पीड ऑफ साउंड से फास्टर ट्रैवल करती हैं। नंबर 2, ये क्या कॉज करती है, सडन इंक्रीज इन प्रेशर। एकदम से ये उस एरिया में जहाँ पर अप्लाई की जाती है वहाँ पर प्रेशर को इंक्रीज कर देती हैं। शार्प स्पाइक्स होती हैं प्रेशर के लेवल पे, मतलब पहले प्रेशर ऐसा तो एकदम से प्रेशर के लेवल को ये क्या करती है, रेज करती है। उसके बाद नंबर 3, ऑब्वियसली जहाँ पर ये टिश्यू पे अप्लाई होती है वहाँ पर ये कुछ डिस्टर्बेशंस कॉज करती है। साउंड वेव्स हमें पता है रेयर फ्रैक्चर और कंप्रेशंस की फॉर्म में ट्रांसमिट होती हैं। तो ये वेव्स उस जगह पर क्या कॉज करती है, टेम्परेरीली टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं। ठीक है, नंबर 4, ये क्या कॉज करती है, डिस्ट्रप्शन। ठीक है, डिस्ट्रप्शन से क्या मुराद है, ऑब्वियसली जब किसी भी टिश्यूज़ के ऊपर कुछ ऐसी वेव्स लगेंगी जो कि रैपिडली प्रेशर को इंक्रीज कर रही हैं, रैपिडली प्रोपगेट कर रही हैं या टेम्परेचर को इंक्रीज कर रही हैं, तो वो उस मीडियम में जिसमें वो ट्रैवल कर रही हैं ऑब्वियसली कुछ डिस्टर्बेशन प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, इसीलिए हम कहते हैं कि ये ऐसी वेव्स है जो कि अगर सही इंटेंसिटीज में अप्लाई ना की जाए तो ये स्ट्रक्चरल डैमेज कॉज कर सकती हैं। ठीक है, उसके अलावा जो है ना ये सोनिक बूम्स कॉज कर सकती हैं। ये कुछ इसकी क्या है, प्रॉपर्टीज़ है जो कि हम लोगों ने पढ़ा। पहले हम लोगों ने क्या कहा, शॉक वेव थेरेपी एक नॉन इन्वेसिव मेथड है। अकॉस्टिक वेव्स को इस्तेमाल करते हैं डिफरेंट मस्कुलोस्केलेटल कंडीशंस को ट्रीट करने के लिए। एक्स्ट्रा कॉर्पोरियल शॉक वेव थेरेपी भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा हम लोगों ने कहा कि शॉक वेव्स की 4 प्रॉपर्टीज़ हैं, रैपिडली प्रोपगेट करती है, सडन इंक्रीज कॉज करती है प्रेशर के अंदर, टेम्परेचर को इंक्रीज करती हैं और डिस्टर्बेशन कॉज करती हैं प्रेशर के लेवल्स के अंदर। ठीक है, ये इसका एक बेसिक सा इंट्रोडक्शन हो गया। अब यहाँ पर पहले हम एक चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास अल्ट्रासाउंड मैंने अभी आपको पढ़ाया था और उसके अंदर हम लोगों ने कहा था कि अल्ट्रासाउंड भी साउंड वेव्स ही हैं। ठीक है, तो हमारे पास शॉक वेव्स भी तो साउंड वेव्स है ना। तो क्या डिफरेंस है आखिर अल्ट्रासाउंड के अंदर और शॉक वेव्स के अंदर, कि वो दोनों साउंड वेव्स कौन सी चीज़ इनको सूटेबल बनाती है कि ये अल्ट्रासाउंड्स के तौर पर इस्तेमाल हो सकती हैं और ये शॉक वेव की तरह इस्तेमाल हो सकती है। ठीक है, तकरीबन हमारे पास ये अकॉस्टिक वेव है, लेकिन कुछ डिफरेंस ये है कि जो शॉक वेव है ये हमारे पास इसकी जो फ्रिक्वेंसीज होती हैं वो कम होती हैं, मतलब लोअर से मीडियम फ्रिक्वेंसीज होती हैं। ठीक है, लोअर से मीडियम फ्रिक्वेंसीज होती हैं और मगर इसकी इंटेंसिटीज़ जो हैं वो बहुत ज़्यादा हाई होती हैं। ठीक है, और इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही कहा था कि ये हायर फ्रिक्वेंसी की वेव्स होती हैं। ठीक है, ये चीज़ होगी। उसके बाद वो कहते हैं कि हमारे पास जो शॉक वेव्स हैं ये शार्पली राइज प्रेशर में कॉज करती है टेम्परेचर में, जबकि अल्ट्रासाउंड प्रेशर में इतना शार्प राइज कॉज नहीं करती हैं। ठीक है, और अल्ट्रासाउंड के बारे में वो कहते हैं कि ये स्मॉलर राइज इन प्रेशर कॉज करती है और इसके बरअक्स ये जो है ना ज़्यादा यूनिफॉर्मली ट्रैवल करती हैं। शॉक वेव्स के मुकाबले में ये ज़्यादा यूनिफॉर्मली ट्रैवल करती हैं, इसलिए इसकी डिस्टर्बेशन इतनी जो ये डिस्ट्रप्शन प्रोड्यूस करती हैं वो इतनी ज़्यादा नहीं प्रोड्यूस करती हैं। ठीक है, अब चूँकि ये काफ़ी ज़्यादा
हाई बहुत ज़्यादा स्मॉलर आइस प्रेशर में कॉज करती हैं, इनकी फ्रीक्वेंसीज बहुत ज़्यादा होती हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है ये इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेशन कॉज नहीं करती हैं। तो इसका मतलब है कि ये जो वेव्स हैं ये हम किस में यूज़ करेंगे, अल्ट्रासाउंड में, जबकि शॉक वेव्स हम लोग इस्तेमाल करेंगे, इनकी लोअर टू मीडियम फ्रीक्वेंसीज होती हैं, हाई इंटेंसिटी होती है, सडन राइज कॉज करती है प्रेशर के अंदर, जिस मीडियम में ट्रैवल कर रही हैं उसके अंदर डिस्टर्बेशन भी कॉज करती हैं, ठीक है। और चूँकि ये बहुत रैपिडली प्रोपोगेट करती हैं तो यहाँ पर एनर्जी के अटेनुएशन होने के चांसेस जो है वो थोड़े से कम होते हैं। अटेनुएशन मैंने कहा था वेस्टेज ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो इसीलिए हमारे पास जो शॉक वेव्स हैं, चूंकि इसकी अटेनुएशन कम होती है, ये ज़्यादा रैपिडली प्रोपोगेट करने की वजह से डीपर पेनिट्रेशन करती हैं, इसलिए हम इसको डीपर ट्रीटमेंट्स के लिए ज़्यादा प्रेफर करते हैं, ठीक है। यहाँ तक हो गया हमारे पास शॉक वेव क्या थी, ठीक है। इसके बाद अब हम लोगों ने कहना है कि हमारे पास शॉक वेव थेरेपी का प्रिंसिपल क्या है, ठीक है। शॉक वेव थेरेपी के प्रिंसिपल के बारे में आपने ये बात याद रखनी है कि जब भी हाई अकॉस्टिक वेव्स यानी हाई एनर्जी अकॉस्टिक वेव्स जो कि हमारे पास शॉक वेव्स हैं, जब वो टिश्यूज़ के अंदर जाती हैं, टिश्यूज़ के अंदर जाकर वो टिश्यूज़ के साथ इंटरेक्ट करती हैं, ठीक है। और उसके बाद हमारे पास क्या होते हैं, कुछ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज स्टार्ट होते हैं। बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज स्टार्ट होते हैं, कौन कौन से बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज स्टार्ट होते हैं, जिसमें नंबर 1 हमारे पास आती है टिश्यू रीजनरेशन होना शुरू हो जाती है। नंबर 2 इन्फ्लेमेशन जो है वो क्या हो जाती है, कम हो जाती है, ठीक है। उस जगह पर ब्लड सप्लाई क्या हो जाती है, इंक्रीज हो जाती है, इंप्रूव हो जाती है। नंबर 4 चूँकि ये हमारे पास जब भी लग रही होती है तो ये क्या कॉज करती है, सेंसरी नर्व्स को स्टिमुलेट करती है और क्या करती है, पेन सिग्नल्स के अंदर क्या कॉज करती है, डिस्ट्रप्शन कॉज करके क्या करती है, पेन को भी कम कर सकती है। इसके अलावा चूंकि ये हाई एनर्जिक वेव्स हैं और हम लोगों ने पीछे भी कहा था कि ये क्या कॉज कर सकती हैं, स्ट्रक्चरल डैमेज कॉज कर सकती हैं। तो जो भी स्कार टिश्यू का अगर हम लोग ब्रेक डाउन करना चाहते हैं तो उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होती है। और फिर चौथा छठा इफेक्ट इसका ये है कि ये सेलुलर मेटाबॉलिज्म में इस्तेमाल होती हैं। ये तमाम मैकेनिज्म इसको सूटेबल बनाते हैं हीलिंग को प्रमोट करने के लिए, स्कार हीलिंग या वाउंड हीलिंग प्रमोट करनी है या फिर पेन रिलीफ के लिए इसको इफेक्टिव बनाते हैं। तो ये हमारे पास एक बेसिक सा हो गया कि इसका प्रिंसिपल क्या था। प्रिंसिपल ये था कि जब भी हाई एनर्जी शॉक वेव्स लगती हैं, वो टिश्यूज़ के साथ इंटरेक्ट करती हैं, वहाँ पर एक कैस्केड और बायोलॉजिकल रिस्पॉन्सेज शुरू करती हैं, जिसमें नंबर 1 टिश्यू रीजनरेशन था, नंबर 2 हमारे पास क्या था, यहाँ पर हमारे पास ये क्या कर रही थी, इन्फ्लेमेशन को कम कर रही थी, सर्कुलेशन को इंप्रूव कर रही थी, पेन सिग्नल को डिस्टर्ब कर रही थी, पेन को एज अ रिजल्ट रिड्यूस करती थी, स्कार टिश्यू का ब्रेक डाउन करा रही थी और सेलुलर मेटाबॉलिज्म में हेल्पफुल हो रही थी, ठीक है। तो ये एक इंट्रोडक्शन हो गया, प्रिंसिपल पढ़ा हम लोगों ने, शॉक वेव थेरेपी का इंट्रोडक्शन पढ़ा और उसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ पढ़ी और अल्ट्रासाउंड और शॉक वेव में डिफरेंस पढ़ा। इन द नेक्स्ट पार्ट हम इसकी जो है वो टाइप्स को डिस्कस करेंगे।